मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस चैप्टर की हम बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15 और इसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्यावरण क्या है, इसकी परिभाषा आप पढ़ेंगे। इसके बाद पारितंत्र किसे कहते हैं और इसके संगठक ये किससे मिलकर बना है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज आप पढ़ेंगे आहार श्रृंखला एवं जाल। इसमें से एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है बोर्ड में कि आहार श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए या फिर आहार जाल क्या है इसको समझाइए। इसके बाद पर्यावरण में किस प्रकार से हमारे क्रियाकलाप उसको प्रभावित करते हैं, तो जिसके अंतर्गत हम ओजोन परत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको अपक्षयित होने के क्या कारण हैं और ये कैसे हमको प्रोटेक्ट करती है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन। जो आपके घरों से कचरा निकलता है इसको हम किस प्रकार से अच्छी तरीके से यूज करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करें, तो इसके लिए जो प्रबंधन है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इनमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड में। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में सभी को मालूम होना चाहिए, आपने सुना भी है, आपके घर वाले लोग, बड़े बुजुर्ग भी आपसे कहते हैं कि पहले के पर्यावरण में और अभी के पर्यावरण में बहुत प्रकार से बदलाव आ गया है। ठीक है, तो पर्यावरण जो होता है वो क्या है, इसकी परिभाषा क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। देखिए, पर्यावरण की परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है, आप देख सकते हो। पर्यावरण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पर्यावरण बना है दो शब्दों से, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, हमारे चारों ओर। आवरण मतलब घेरने वाला। ठीक है, तो हमारे चारों ओर से जो घेरने वाला आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि आप के चारों ओर वह कारक जिससे आप घिरे हुए हैं पर्यावरण कहलाएगा। अर्थात हमारे चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जहां सजीव के मतलब जो भी जीवित लोग हैं, मानव हैं, पशु पक्षी हैं, और सजीव के अंतर्गत सभी पौधे भी आते हैं। ठीक है, तो हमारे चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जहां सजीव और भौतिक कारक भी होते हैं। भौतिक कारक के अंतर्गत आपकी टेम्परेचर हो गया, इसके बाद आपका खनिज पदार्थ हो गए, भूमि हो गई, ये सभी भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। इसके बाद प्राकृतिक कारक भी होते हैं, जलवायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जो हमें प्रकृति के रूप में मिले हैं, तो उससे हम घिरे रहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जहां सजीव, भौतिक तथा प्राकृतिक कारक हमें घेरे रहते हैं, उस क्षेत्र को हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि आप भौतिक कारकों से घिरे हैं, प्राकृतिक कारक से घिरे हैं और सजीव से घिरे हैं, चारों ओर आपके यही लोग हैं, तीनों चीजें। तो उस क्षेत्र को हम पर्यावरण कहते हैं तथा इन कारकों का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से सीधा प्रभाव या सीधा असर पड़ता है। यानी कि आपके चारों ओर जलवायु है या भौतिक कारक हैं, अगर इनमें कोई भी बदलाव होगा तो हमारे ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर उपस्थित सभी जीव हवा, पानी, भूमि, सूर्य का प्रकाश, जलवायु, खनिज इत्यादि पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण। ये आपके चारों ओर उपस्थित पेड़ पौधे, सभी सजीव, हवा, पानी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, खनिज, मिट्टी इत्यादि, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और ये प्रकृति में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, और अगर इनमें कोई बदलाव होगा तो इसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ेगा। कहने का मतलब है, आपसे बोला जाता है कि पहले का पर्यावरण ज्यादा अच्छा था, साफ सुथरा था, और आज का खराब हो गया है। तो ऐसा क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया कि पहले हमारा जो पर्यावरण था, यानी कि हमारे चारों ओर उपस्थित जो वायु थी वो शुद्ध थी, कचरा नहीं था,
जल भराव की समस्या नहीं थी तो बीमारियां कम होती थी, इसलिए वो पर्यावरण शुद्ध कहा गया। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, पर्यावरण में प्रदूषण फैल गया है। कई प्रकार के प्रदूषण आपने पढ़े हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये इन सभी प्रदूषणों ने हमारे पर्यावरण को कैसा कर दिया है, खराब कर दिया है, जिससे कि हमें कई प्रकार के बीमारियों से सामना करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा पर्यावरण क्या है और पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आपको अपना पर्यावरण साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना होगा, साफ सुथरा अपने चारों ओर का वातावरण साफ सुथरा रखना होगा। घर से निकलने वाले कचरे का अच्छी प्रकार से प्रबंधन करना होगा। सूखा कचरा, गीला कचरा सबको अलग अलग करना होगा तथा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करना होगा, जिसके लिए हमें कम से कम गाड़ियों का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो कई प्रकार से हम पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा हमको पौधे लगाने होंगे। पौधे क्या करेंगे, पर्यावरण में उपस्थित CO2 को कन्वर्ट करेंगे O2 में, जिससे हमें सांस लेने में पर्यावरण में कोई दिक्कत नहीं होगी और पर्यावरण हमारा शुद्ध होगा। ठीक है, तो इस अध्याय में हम चर्चा ये भी करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार से अन्योन्य क्रियाएं करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, हमारे द्वारा पर्यावरण में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं या हम किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला आपको क्लियर हो गया कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा पारितंत्र एवं इसके संगठक। ये पारितंत्र क्या है, ठीक है, और इसके संगठक मतलब ये किससे बना है। तो इसको समझने के लिए चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जो पारितंत्र है वो दो प्रकार के कारकों से मिलकर बना होता है। एक है आपका जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। अच्छा, जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं। तो अजैविक घटक वह सभी घटक कहलाते हैं जो कि निर्जीव होते हैं और जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जो सजीव होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत सभी पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव आते हैं तथा अजैविक घटक में सभी भौतिक कारक जैसे कि तापमान, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज पदार्थ। तो ये क्या करते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में अन्योन्य क्रियाएं करके प्रकृति में संतुलन बनाते हैं और एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। समझ में आया आपको। पारितंत्र मतलब जो सजीव लोग हैं और जो भौतिक कारक हैं, यानी कि जो जैविक घटक हैं और अजैविक घटक आपस में एक दूसरे में कॉम्बिनेशन करके संतुलन बनाए रखते हैं और इन दोनों के मिलने से या इन दोनों घटकों के मिलने से पारितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पारितंत्र एवं इसके संगठक की परिभाषा लिखी है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जैविक कारक जिसके अंतर्गत पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव मतलब वो जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, एवं मानव, तथा भौतिक कारक जिसके अंतर्गत ताप मतलब टेम्परेचर, वर्षा के अंतर्गत पानी भी आ जाएगा आपका, इसके बाद वायु, मृदा मतलब भूमि एवं खनिज मतलब जो जमीन से निकलने वाले खनिज पदार्थ, जैसे हम अजैविक घटक कहते हैं, आपस में अन्योन्य क्रियाएं करके प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं तथा पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार के हम कह सकते हैं कि पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्राकृतिक पारितंत्र, नंबर सेकेंड कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित पारितंत्र। अब ये प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम जो मानव निर्मित पारितंत्र है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक पारितंत्र। देखिए, प्राकृतिक पारितंत्र एक प्रकार का वह पारितंत्र होगा जिसमें प्रकृति के द्वारा या प्रकृति से मिलकर बने हुए तंत्र को हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों घटक प्रकृति से मिलते हैं। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए आप एक गार्डन में जाइए और उस गार्डन में तरह तरह के फूल पौधे लगे हैं,
और उसी गार्डन में घास भी लगी है तथा वहां पर कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। सांप भी रहेगा उस गार्डन में, चिड़िया भी रहेगी, कई प्रकार के छोटे छोटे कीट पतंगे भी रहेंगे, मेढक भी रहेगा। और उसी गार्डन में सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है। उसी गार्डन में टेम्परेचर भी है, वहाँ का तापमान, जलवायु है, वहाँ की वर्षा का जल भी है, चारों तरफ उपस्थित वायु भी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दोनों प्रकार के घटक हैं, जैविक घटक भी हैं और अजैविक घटक भी हैं, यानी कि भौतिक कारक भी हैं और जैविक कारक भी हैं। तो इन दोनों से बनने वाला जो पारितंत्र है वो प्राकृतिक पारितंत्र का निर्माण करता है। तो गार्डन से कहने का मतलब है कि कोई भी जंगल हो गया या कोई भी तालाब है, तालाब के अंतर्गत भी एक पारितंत्र होगा, तालाब का पारितंत्र अलग होगा, भूमि का पारितंत्र अलग होगा, समुद्र में भी पारितंत्र होगा, समुद्र में रहने वाले जीवों के बीच में वो होगा, जंगलों में जो भूमि पर रहने वाले जीव हैं उनका पारितंत्र होगा, तथा नदी में रहने वालों का, तालाब में रहने वालों का पारितंत्र होगा। तो अलग अलग जलवायु और अलग अलग घटक के हिसाब से पारितंत्र अलग अलग होंगे, लेकिन ये सभी कैसे हैं? प्रकृति के द्वारा बने हैं, तो इनको हम कहेंगे प्राकृतिक पारितंत्र। ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा है कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र मतलब जो मानव निर्मित हो, जैसे कि कोई खेत जैसे कि कोई भी जो किसान होता है वो खेती करेगा या कोई बगीचा बनाएगा, आम का बगीचा लगाएगा, तो वो अपने आप तो नहीं हुआ है। खेती के लिए खेत को तैयार किया गया है, बीज डाला गया है, उसमें फसल पैदा हुई है। अब उस फसल के ऊपर रहने वाले कई प्रकार के जीव होंगे, कीट पतंगे होंगे, टिड्डा होगा, चूहा भी रह सकता है, सांप भी रहेगा उसमें, छोटे छोटे कीट पतंगे, तितली, भौरे सभी रहेंगे उस फसल पर, अपना जीवन निर्वाह करेंगे। और उसमें भौतिक कारक भी होंगे, जलवायु होगी, टेम्परेचर होगा, वहां पर प्रकाश होगा, पानी होगा। तो वहां से बनने वाले पारितंत्र को हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत देखा जाए तो कोई भी बगीचा तथा खेत जो मानव निर्मित हो उसको हम कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर आपने पारितंत्र समझ लिया। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र यानी कि जैविक तथा अजैविक घटकों से बनने वाले तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने पारितंत्र के बारे में पढ़ लिया कि पारितंत्र और इसके संगठक क्या हैं। ठीक है। अब इस पारितंत्र में क्या है? सभी जीव रह रहे हैं। अब ये जीव जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा पारितंत्र है वो किस प्रकार के जीवों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीव हैं वो मुख्यतः, जो भी सजीव हैं या जो जीव हैं उनको मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता और नंबर 3 अपघटक। ठीक है। तो ये जितने भी हमारे जीव होते हैं, सजीव होते हैं, जितने भी आप देखते हो, ये 3 ही वर्गों में इन सभी को बांटा हुआ है। ठीक है। अब ये वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, उत्पादक सभी को मालूम है। उत्पादक कौन है? सभी हरे पौधे। इन पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो किसी भी पारितंत्र को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो किसी भी पारितंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो उत्पादक है। यानी कि अगर आप किसी बगीचे का पारितंत्र लें तो वहां पर जो ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जो जा रही है या जो जीव भोजन के रूप में ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, तो उसका जो प्रथम बनाने वाले जो हैं वो हैं उत्पादक। सबसे पहले जो उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। कार्बनिक पदार्थ एवं अकार्बनिक पदार्थ को बदलते हैं शर्करा में, और जिससे कि स्टार्च या मंड का निर्माण होता है। और ये सभी हरे पौधों और नील हरित शैवाल में पाया जाता है तथा इनको हम उत्पादक कहते हैं।
इसके बाद नंबर सेकंड पे आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता में मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं। नंबर फर्स्ट प्रथम उपभोक्ता, नंबर सेकंड द्वितीय उपभोक्ता, नंबर थर्ड तृतीय उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता मतलब जो उत्पादक के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उत्पादक, अब ये सभी उपभोक्ता उत्पादक को नहीं खाते हैं, लेकिन इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। तो प्रथम उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। तो जितने भी आप देखते हो गाय, बकरी, भैंस, जो भी हरे पौधों के ऊपर जीवित रहता है उसको हम बोलते हैं शाकाहारी। तो ये प्रथम उपभोक्ता हुआ। अब प्रथम उपभोक्ता के ऊपर जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, यानी कि जो इनको खाते हैं, तो वो कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता। और ये कैसे होते हैं? मांसाहारी। जैसे कि गाय, बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा, भेड़िया खाएगा। तो ये सभी क्या है? शेर और भेड़िया कभी भी हरे पौधे या घास तो खाएगा नहीं। तो फिर ये जितने भी प्रथम उपभोक्ता का भक्षण करते हैं उनको हम बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता, और ये सभी मांसाहारी होते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड पे आता है टर्सरी कंज्यूमर। इंग्लिश में बोलते हैं उपभोक्ता को कंज्यूमर। तृतीय उपभोक्ता, ये सर्वाहारी होते हैं, मतलब ये शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक। इसके बाद नंबर 3 पे आता है अपघटक। अपघटक क्या है? आपने देखा होगा कोई भी जीव जंतु की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर कुछ दिनों के बाद सड़ जाता है और छोटे छोटे उसमें बैक्टीरिया, वायरस, छोटे छोटे बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। वायरस तो नहीं, बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, और वो बैक्टीरिया उसके कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ का उसका शरीर बना है उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। तो अपघटक कौन हुए? छोटे छोटे जीवाणु और कवक। ये क्या करते हैं? एक प्रकार से ये सफाई का काम करते हैं। अगर ये ना हो तो क्या होगा? डेड बॉडी सड़ती रहेगी और उसका अपघटन नहीं होगा। तो ये 3 चीजें इसलिए पढ़ाई क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा, जो है आहार श्रृंखला एवं आहार जाल, वो हम यहीं से समझेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जीवों को या सजीवों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत सब हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नील हरित शैवाल भी हो सकती है, सभी हरे पेड़ पौधे हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे उपभोक्ता, ये 3 प्रकार के हैं: प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत सभी शाकाहारी जीव, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत सर्वाहारी। नंबर तीसरा है अपघटक। अपघटक जो किसी भी मृत शरीर को अपघटित करते हैं, तो वो जीवाणु और कवक हैं। ये एक प्रकार के अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। पेज नंबर 290 पर दिया हुआ है, आप किताब खोल लें, फिगर बना हुआ है, उसमें आप फिगर देख के मैं आपको समझाता हूँ। तो आहार श्रृंखला, जैसे कि आहार मतलब खाना, श्रृंखला मतलब एक चेन या एक लंबी चेन या श्रेणी बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि खाने के लिए सभी जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। और जब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और इसी श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। इसमें सभी जीव क्या है? एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। ठीक है। जैसे कि अगर कोई, जैसे कि आपको ये फिगर देखा है, इसमें आप समझिए चित्र नंबर 15.1 में 3 प्रकार की आहार श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं: स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। मैंने आपको बताया था कि सभी जीव अपने अपने अलग अलग पारितंत्र में रहते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के पारितंत्र हैं। नंबर फर्स्ट ए जो है वो है वन का पारितंत्र, नंबर बी है घास के मैदान का पारितंत्र, और नंबर सी है किसी तालाब के पारितंत्र। तालाब का मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम जिसको हम बोलेंगे। तो पहला वाला आप देख रहे हो 15.1 में ए। तो इसमें आप देखिए इस पारितंत्र में मुख्यतः क्या है? पौधे हैं। पौधे के ऊपर जीवन निर्वाह करने वाला हिरन जो कि एक शाकाहारी है, और उसके ऊपर अपना जीवन निर्वाह करने वाला मांसाहारी एक टाइगर दिखाया गया है। ठीक है। तो ये श्रृंखला थोड़ी छोटी है।
नंबर बी में आइए तो वहां पर क्या है, छोटे छोटे से पौधे हैं, घास के मैदान में जो छोटी छोटी घास है वो है, उसके ऊपर जीवन व्यतीत करने वाला टिड्डा है, टिड्डा के ऊपर जीवन निर्वाह करने वाला मेढक, मेढक के ऊपर जीवन निर्वाह करने वाला सांप, और सबसे ऊपर है बाज जो इन सबको खा सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से यहाँ पर एक श्रृंखला बन गई। इसी प्रकार से सी में तालाब का एक दिया हुआ है। तो तालाब में आप देखेंगे कि सबसे नंबर 1 पे सबसे नीचे हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे जो तालाब के अंदर पाए जाते हैं। उनके ऊपर जीवन निर्वाह करने वाले छोटे छोटे से कीट पतंगे, यहाँ पर बिच्छू दिखाया गया है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, और उनको खाने वाली मछली, और मछली को खाने वाला बगुला, ये तालाब का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला का जो भी आहार श्रृंखला जितनी बड़ी होगी उसमें पोषी स्तर उतने ज्यादा ही उपस्थित होंगे। ठीक है, तो जो भी आहार श्रृंखला होती है तो इसमें जितने भी चरण होते हैं उनको हम पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण क्या कहलाएगा, पोषी स्तर कहलाता है या पोषी स्तर बनाता है। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। तो जो पौधे हैं उनको हमने नाम दिया है उत्पादक या स्वपोषी। स्वपोषी क्यों कहा गया है, क्योंकि वह अपना पोषण खुद करते हैं। पौधे तो किसी को खाते नहीं है, पौधे अपना पोषण खुद कर रहे हैं। खुद कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, और अपने शरीर के अंदर मंड के स्टार्च के रूप में, इसको मंड बोलते हैं, ऊर्जा को संचित करते हैं। और यही मंड जब दूसरा प्राणी आहार के रूप में लेता है तो उसको वहां से ऊर्जा मिलती है। तो ये मंड क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज से हमको शक्ति मिलती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके अंदर ताकत नहीं रहती है, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा। ग्लूकोज से क्या होगी, हमको एनर्जी मिलती है। तो इसी प्रकार से ये पौधे हैं, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना जो भोजन संचित करते हैं वो स्टार्च के रूप में, यानी कि ग्लूकोज या शर्करा जिसको हम बोलते हैं उसके रूप में एकत्र करते हैं, जिसको हम स्टार्च या हिंदी में मंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे उत्पादक हैं, ये हमारे प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं, जो ऊर्जा को उपभोक्ता के उपलब्ध कराते हैं। ये पौधे क्या करा रहे हैं, उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा को उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी अब ऊर्जा इनसे जाएगी वो आगे के जितने भी उपभोक्ता हैं, प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है या तृतीय उपभोक्ता है, वो ऊर्जा यहीं से लेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, पेड़ के ऊपर जो भी आश्रित रहेंगे, हरे पेड़ पौधों को खाने वाले, पत्तियों को खाने वाले कौन होंगे, शाकाहारी। तो इनको हमने क्या नाम दिया था आपको, पिछला हमने जब वहां पर उपभोक्ता के बारे में बताया था तो उनको हमने बोला था प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाएंगे, द्वितीय पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर क्या हो गए, सभी पेड़ पौधे उत्पादक। द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत आ गए हमारे शाकाहारी, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं। इसके बाद नंबर 2 पे मैंने बताया था द्वितीय उपभोक्ता, जो मांसाहारी थे लेकिन छोटे मांसाहारी। तो इन छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता को हम कहेंगे तीसरा पोषी स्तर। तथा लास्ट में थे हमारे तृतीय उपभोक्ता, जो कि बड़े मांसाहारी या सर्वाहारी हैं। उनको हम बोलेंगे चौथे पोषी स्तर के प्राणी, या ये चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो 4 प्रकार के पोषी स्तर बन जाते हैं उत्पादक से लेके तृतीय उपभोक्ता तक। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें देखा है कि चित्र 15.2 में पोषी स्तर एक पिरामिड बना हुआ है। इस पिरामिड में आप देखिए सबसे नीचे उत्पादक हैं, उनके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, और सबसे ऊपर टर्सरी उपभोक्ता यानी कि तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, जो अपघटक करता है या अपघटक हैं वो इन सभी को खाते हैं। जब पेड़ पौधा भी सड़ जाता है, मर जाता है, तो उसको भी नष्ट करते हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय वो चीज अलग है, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, वो तो मरने के बाद है। लेकिन ये जो पोषी स्तर है ये उत्पादक से शुरू होता है और तृतीय उपभोक्ता तक जाता है। और इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा जो एरिया कवर कर रहा है वो उत्पादकों का है, उससे थोड़ा कम हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम हो गया द्वितीय उपभोक्ता, और सबसे कम एरिया कवर कर रहा है तृतीय उपभोक्ता। इसका मतलब ये हुआ कि
जो पोषी स्तर है वो उत्पादक से शुरू होता है और उत्पादक के बाद ये छोटा होता चला जाता है। यानी कि जो ऊर्जा है सबसे ज्यादा उत्पादक बना रहे हैं और उसके बाद उनसे थोड़ा कम कम ऊर्जा ऊपर वाले स्तरों में जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य कौन करते हैं? पौधे करते हैं। और ये पौधे अपने जितनी भी ऊर्जा बनाते हैं उसका 10% अपने से ऊपर वाले भाग में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी पायतंत्र में पौधे उपस्थित हैं या जो पत्तियां उनमें हैं, उनके द्वारा जो भी हमें ऊर्जा मिलती है तो वो 1% भाग उत्पन्न करती है, जो कि खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और जब ये पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, यानी कि जो शाकाहारी है उनके द्वारा इनका भक्षण होता है, तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है और कुछ मात्रा का उपयोग ये पाचन में, विभिन्न जैव कार्यों में, वृद्धि में, जनन में करते हैं तथा खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाते हैं तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। यानी कि जो भी शाकाहारी है पेड़ पौधों से भोजन के रूप में इनकी पत्तियों को खाएंगे तो उसमें से जो ऊर्जा उनको मिलेगी तो कुछ तो चली जाएगी ऊष्मा के ह्रास में, पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होगा, कुछ ही अपनी शारीरिक क्रियाओं में खर्च कर देंगे, जनन में करेंगे, वृद्धि होगी इनके शरीर में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितनी भी जो ऊर्जा उत्पादकों से लेंगे वो 100% ऊपर नहीं जाएगी, द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर कितनी जाएगी? केवल 10% ही ये ऊर्जा अपने से ऊपर वाले स्तर में भेज पाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। यानी कि प्रत्येक स्तर में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्तर तक केवल 10% ही भाग पहुंचता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की ही होती है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारी आहार श्रृंखला है वो 4 चरण की होगी और प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होगा कि चौथे पोषी स्तर तक पहुंचने के बाद जो ऊर्जा होगी वो बहुत ही कम हो पाएगी, चौथे के बाद ऊपर नहीं जा पाएगी। ठीक है, इसलिए चौथा पोषी स्तर है और प्रत्येक स्तर में इतनी कम मात्रा जा रही है तो चौथे तक जाते जाते बहुत ही कम मात्रा में ये पहुंच पाती है तथा निचले पोषी स्तर में जीवों की संख्या अधिक होती है अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होगी। मैंने आपको बताया था कि जो उत्पादक है वो सबसे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पृथ्वी पर, तो उनकी संख्या सबसे अधिक है, इसीलिए वहां पर ये जो पोषी स्तर है इनकी सबसे संख्या अधिक है और ये उत्पादक स्तर पर संख्या सर्वाधिक होती है और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ऊर्जा बनती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। ये हम देखते हैं कि देखिए 3 प्रकार की यहाँ पर आहार श्रृंखलाएं हैं, सभी में अलग अलग जटिलताएं हैं तथा आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं को एक जाल बनाते हैं जिससे हम आहार जाल कहते हैं। तो देखिए जब सीधी सीधी श्रृंखला हुई तो आहार श्रृंखला कह दिया, लेकिन आहार जाल किसे? कि कोई भी प्राणी है एक या एक से अधिक के रूप में खाया जाएगा। इसके लिए चित्र नंबर 15.3 देखिए। यहाँ पर आप देखिए नंबर फर्स्ट पर हैं हमारे उत्पादक, वो चाहे तालाब का भी उत्पादक हो सकता है, पौधा हो सकता है, बगीचे का हो सकता है या किसी वन में लगे हुए पेड़ भी हो सकते हैं। उनके ऊपर सभी शाकाहारी हैं, आप देख सकते हो, रैबिट दिख रहा है आपको, बकरी है, चूहा है, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी तितलियां हैं, कीट पतंगे हैं, छोटे छोटे तालाब में रहने वाले कीट, छोटे छोटे से कीड़े हैं। उनके ऊपर छोटे मांसाहारी हैं। छोटे मांसाहारी के अंतर्गत आप देखो लोमड़ी है, इसके बाद सांप है, मेढक भी है, छोटी मछली है, ठीक है। और सबसे ऊपर है बड़े मांसाहारी। बड़े मांसाहारी के अंतर्गत आ गया टाइगर आ गया। अगर वन का हम
परितंत्र देखेंगे या वन की आहार श्रृंखला देखेंगे तो उसमें टाइगर हो गया, और अगर किसी बगीचे की देखेंगे तो वहाँ पर गिद्ध हो गया, उल्लू हो गया, मोर हो गई और बगुला हो गया। तालाब के अंतर्गत देखेंगे तो बगुला हो गया। तो ये सभी सबसे ऊपर पर हैं, तृतीय उपभोक्ता हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे शेर है या टाइगर है तो वो लोमड़ी को भी खा सकता है, ठीक है, और किसको खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है। तो लोमड़ी एक शाकाहारी है और लोमड़ी एक मांसाहारी है, छोटी मांसाहारी है, और बकरी क्या है, शाकाहारी है, या भेड़ शाकाहारी है। तो जो टाइगर है वो छोटे मांसाहारी को भी खा रहा है और बकरी को भी खा रहा है। अगर शेर चाहेगा तो किसको खा लेगा, रैबिट को भी खा सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि केवल वो बकरी को ही खाएगा, रैबिट को भी खा सकता है, किसी को भी खा सकता है। वो सबसे टॉप पर है, टॉप वाले किसी को भी कहीं से भी खा सकते हैं। उसी प्रकार से जो छोटे मांसाहारी हैं वो भी शाकाहारियों को खाएंगे। तो सांप है, बकरी को भी खा सकता है, चूहे को भी खा सकता है। ऐसा तो नहीं कि बस चूहे को खाएगा या मेढक को ही खाएगा, मेढक को भी खा सकता है, चूहे को भी खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से केवल एक निश्चित श्रृंखला में रहकर कोई भी जीव अपने से नीचे वाले दो अलग स्तरों के जीवों को कहीं से भी भक्षण के रूप में ग्रहण करता है। तो एक प्रकार से आहार जाल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस जाल में क्या होगा, सभी कोई भी कहीं से, यहाँ पर आप देखिए एरो बना हुआ है। अब जैसे बकरी है, भेड़ है, ये पौधों को खा रहे हैं सभी, और इनके ऊपर वाले इन लोगों को खा रहे हैं, और सबसे ऊपर वाले छोटे मांसाहारी को भी खा रहे हैं और शाकाहारियों को भी खा रहे हैं। इस प्रकार से ये श्रृंखलाओं का एक जाल बन जाता है। अनेक प्रकार की श्रृंखलाएं इसमें जुड़ जाती हैं, सीधी श्रृंखला न रहकर कई प्रकार की श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक आहार जाल का निर्माण करती हैं। चित्र में आप ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको मैंने समझाया है। थोड़ा किताब से आप और डिटेल से समझें, क्योंकि क्लास में होते तो हम फिगर बना के ज्यादा समझ लेते। अभी मैंने आपको काफी समझा दिया है, फिर भी आप एक बार किताब से जरूर पढ़ें। इसके बाद चित्र 15.4 में पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का आरेख बना है। तो इस आरेख में जो ऊर्जा को प्रवाहित या ऊर्जा को प्रवाह करने के लिए जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो उत्पादक भी अपने लिए भोजन नहीं बना पाएंगे और स्टार्च या मंड के रूप में अपने अंदर भोजन को संचित नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य का प्रकाश सबसे मुख्य है इस सूत्र में, ऊर्जा के स्रोत में, ऊर्जा के प्रवाह के सूत्र में। तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से उत्पादक अपने लिए भोजन बनाते हैं। उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक के बाद शाकाहारी आते हैं जो उनके ऊपर अपना भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। शाकाहारी के बाद मांसाहारी, छोटे मांसाहारी इनको कहेंगे, और सबसे ऊपर होते हैं शीर्ष मांसाहारी। तो इनका आकार धीमे धीमे छोटा होता जाता है और इस प्रकार से ये एक ऊर्जा के प्रवाह का आरेख का निर्माण करता है, जो कि किसी भी पारितंत्र में देखा जा सकता है। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक और है, उसको और पढ़ लेते हैं। कि आपने देखा होगा कि आहार श्रृंखला के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आजकल बहुत सारे हानिकारक रसायन बना दिए हम लोगों ने, और ये आहार श्रृंखला हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। जैसे कि फसलों के ऊपर या सब्जियों पर, साग भाजी पर हम विशेष प्रकार से रोगों से बचने के लिए, छोटे मोटे जो कीड़े हैं उनके द्वारा जो रोग होते हैं उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही हानिकारक रसायनों का उपयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करते हैं, जिनको हम कीटनाशक कहते हैं। होता क्या है कि ये कीटनाशक जब हम पेड़ पौधों के ऊपर डालते हैं तो उनसे बनने वाले जो फल या जो सब्जियां होती हैं तो उनके अंदर वो रसायन चले जाते हैं। और होता क्या है, ये रसायन ऐसा नहीं कि हमारे अंदर ही जाए। जैसे आपने किसी सब्जी के ऊपर या फसल के ऊपर डाला और उसको किसी बकरी ने खाया तो बकरी के अंदर चला गया। अब कोई मीट खाने वाला है, उसने उस बकरी को खाया तो वहां से भी वो आ सकता है, ठीक है। तो जब ये हमारे शरीर में चला जाता है, और ये रसायन ऐसे होते हैं जो अपघटनकर्ताओं के द्वारा अपघटित भी नहीं होते हैं और एक स्तर से, एक शरीर से दूसरे शरीर में आहार श्रृंखला के रूप में जाते हैं।
और शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियों का पैदा करते हैं, या बीमारियों के ये क्या कहेंगे, इनको बीमारियों के ये जवाबदेह होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अजैव निम्नीकृत कहते हैं। अजैव निम्नीकृत वे पदार्थ हैं जो अपघटनकर्ता के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, और ये प्रत्येक कोषीय स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। जो भी कोषीय स्तर है, प्रथम कोषीय स्तर में तो आपका पौधे आए, उनको हमने डाला, तो उनके ऊपर जो भी द्वितीय तृतीय चतुर्थ कोषीय स्तर तक है, सभी में एक दूसरे के द्वारा खाद्य श्रृंखला के द्वारा ये एक दूसरे के अंदर जाएंगे और उनके शरीर में ये अपघटित नहीं होंगे, और शरीर के अंदर ये रसायन संचित होते रहते हैं, यानी कि इकट्ठे होते रहते हैं। और इस पूरी क्रियाकलाप को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का अगर क्वेश्चन आता है तो जैव आवर्धन क्या है? वे पदार्थ जो अजैव निम्नीकृत हैं, यानी कि जिनका अपघटन नहीं होता है और हमारे शरीर में संचित होते रहते हैं। और ये आते कहाँ से हैं? ये विभिन्न पोषी स्तरों के द्वारा आएंगे, या फिर डायरेक्ट शाकाहारी चीजें हम जब खाएंगे तो ये आएंगे। और ये आएंगे कहाँ से? जब हम छिड़काव करते हैं, जो रसायन है, हानिकारक रसायन है, उनको हम अपनी जो भी उत्पादक हैं या जो पेड़ पौधे उनके ऊपर हम डालते हैं, उनके ऊपर से रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके शरीर में जाएंगे, और उनके शरीर से ये हमारे शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। और इस क्रिया को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जो भी हैं, गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल तथा मांस में जो भी रसायन अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं, उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। ये भी बात है कि जैसे कि आप सब्जी लेकर आए तो आपने सोचा कि हमने तो इसको धुल दिया, या कोई भी मीट ले गया इसको धुल दिया तो वो रसायन चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो रसायन उनके जड़ों के द्वारा उनके अंदर गया है, या किसी पोषी स्तर ने इसको जब भक्षण किया है तो उसके अंदर ऊर्जा के रूप में उसके अंदर गया है, तो वो धुलने से नहीं निकलेंगे, उनके अंदर इकट्ठे रहेंगे, और जब उनको हम खाएंगे तो हमारे शरीर के भी अंदर आ जाते हैं। और ये अजैव निम्नीकृत हैं, यानी कि इन पदार्थों का अपघटन नहीं होता है, और इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जैव आवर्धन क्या है, इसको समझाइए। तो जैव आवर्धन मैंने आपको बता दिया क्या है, इसको आप और ध्यान से इसमें पढ़ लीजिए। और इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम ओजोन परत और आपका कचरा प्रबंधन भी खत्म कराते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर।